हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो जल्दी से आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे फटाफट और शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट हो गया है। जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है करंट अफेयर विथ स्टडी जी के। जो आज नेक्स्ट एग्जाम होगा एनटीपीसी, रेलवे, एमटीएस, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट हो गया है, बाबा का पिटारा शुरू शुरू हो गया है जी। सभी मस्ट सवाल बनाए गए हैं, जो 40 आपको मिलेगा। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक और शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है जी? आज का पहला सवाल क्या बोलता है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ये आपका सवाल है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ये आपका सवाल बोल रहा है। तो आपका आंसर होगा 43वां। जी बिल्कुल याद रखें, 43वां स्थान प्राप्त है। और 2019 में पूछे भारत का स्थान जी। 2019 में भी 43वां और 2020 में भी आपका 43 स्थान प्राप्त है और 2018 में 44वां स्थान प्राप्त है। जी बिल्कुल, 44वां स्थान 2018 में। और 63 देशों की सूची में 63 देशों की सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर बरकरार है। तो याद रखेंगे, आपका सवाल पूछे वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में भारत का कौन से स्थान है? तो 43 बिल्कुल याद रखें। इस तरह चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोलता है कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये आपका सवाल है। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये आपका सवाल पूछा है। जी बिल्कुल याद रखें। तो आंसर होगा आपका ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में। जी यानी ब्रासिलिया में याद रखेंगे, आपका आंसर होगा जी। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आपका 2019 का जो हुआ आपका, तो याद रखेंगे ब्रासिलिया में, ब्राज़ील जो ब्रासिलिया में हुआ। बिल्कुल याद रखें। जो मस्ट है आपका सवाल हमेशा पूछते रहता है। ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं आपका BRICS 5 देश। बिल्कुल याद रखें। 5वां देश साउथ अफ्रीका। जी बिल्कुल याद रखें। और इसी में ट्रिक है। ब्रिक्स BRICS ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जी 5 सदस्य देश शामिल है। 2009 में स्थापना हुई थी। जी बिल्कुल याद रखें। और ब्रिक्स की शुरुआत जो आपका जो दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था ब्रिक्स के सम्मेलन में। बिल्कुल याद रखें, 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। जी बिल्कुल इस तरह से याद रखें। और 2020 का जो 12वां शिखर सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का, वो रूस में हुआ था। बिल्कुल याद रखें। याद रखेंगे 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 जो रूस में। बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है कि सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? या फ्रंटियर गांधी, या आपका सरहदी गांधी, या सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। जी बिल्कुल याद रखें, अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बिल्कुल याद रखें। जो आपका पूछिए सवाल कि 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को पहली बार किसी विदेशी को भारत रत्न से नवाजा गया था। जी बिल्कुल पूछिए सवाल कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, और दूसरा व्यक्ति नेल्सन मंडेला जो 1990 में। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या बोलता है आपका? चौथा सवाल क्या है आपका? पोंगल बर्ड काउंट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। जी थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। पोंगल बर्ड काउंट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। तो आंसर आपका होगा तमिलनाडु। जी बिल्कुल याद रखें, तमिलनाडु में आपको मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल बर्ड काउंट उत्सव। किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का फसल त्यौहार है, जो आपका थाई के महीने में यानी आता है। बिल्कुल याद रखें, जो जनवरी फरवरी के सीजन में आपको मनाया जाता है पोंगल त्यौहार, जो तमिलनाडु का फसल त्यौहार है। चलते नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर।
तीसरा सवाल क्या आपका, यानी पांचवें सवाल क्या बोलता है आपका, भारत के पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक पाया जाता है। जी सवाल है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक पाया जाता है। जी ऑप्शन मिलेगा आपको निकेल, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इस तरह मिलेगा आपको। तो आपका आंसर हुआ पृथ्वी केंद्रीय भाग में सबसे अधिक पाया जाता है निकेल। जी बिल्कुल याद रखें, निकेल पाया जाता है पृथ्वी के केंद्रीय भाग में, जो कोर बोलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है निकेल, और दूसरा पाया जाता है लोहा। जी बिल्कुल, पृथ्वी केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, तो कोर बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। जो किसका बना होता है, तो नीफे का बना होता है। तो नीफे में किसकी बहुलता, तो निकेल और फेरस की बहुलता होती है। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका छठे नंबर सवाल पर। छठा सवाल क्या बोलता है आपका, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे फट सुन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला। जी बिल्कुल याद रखें, जो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। बिल्कुल इस तरह याद रखें, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी है, जो पीसो मुद्रा है। बिल्कुल, और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। जी बिल्कुल, और एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो मात्सुंगु अस्कावा। जी मात्सुंगु अस्कावा आपका एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष आपका अशोक लवासा। जी बिल्कुल याद रखें, एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष अशोक लवासा। 68 देश अभी शामिल है इसमें, एशियाई विकास बैंक में। बिल्कुल याद रखिए। चलते नेक्स्ट आपका सातवें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक। सातवां सवाल क्या बोलता है आपका, सातवां सवाल, धातुओं का राजा किन्हें कहा जाता है, ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, धातुओं का राजा किन्हें कहा जाता है, तो सोना को कहा जाता है। जी बिल्कुल याद रखें, धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। सोना की परमाणु संख्या तो 79 होता है। बिल्कुल 7 पर 9 79, धातुओं का राजा सोना को, सोना की परमाणु संख्या 79। जी प्रश्न में आंसर आपका ट्रिक है, 7 से 7, 9 से 9, तो सोना, सोना की परमाणु संख्या 79। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट संकेत होता है AU। जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्या आपका है, नेक्स्ट आपका कि पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है। जी बिल्कुल याद रखें, पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है, ये आपका सवाल है। तो आंसर याद रखें जाइलम। जी बिल्कुल याद रखें, जाइलम जो आपका पेड़ में जड़ों से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है, तो जाइलम। अगर खाद पूछता तो आपको फ्लोयम। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या बोलता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, ये आपका सवाल है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो आपका राष्ट्रपति में। जी बिल्कुल याद रखें, राष्ट्रपति में निहित है। जी ये अनुच्छेद बोलता है 53। जी बिल्कुल याद रखें, 53 अनुच्छेद बोलता है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। ये अनुच्छेद कितने, 53 के तहत। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, यानी मंत्री परिषद होता है। वास्तविक पूछिए तो ठीक, बिल्कुल याद रखें इस तरह से। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। और राष्ट्रपति का पद अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है, ये भी याद रखें। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया, तो अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है। चलते नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल, पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है, ये आपका सवाल है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे, और अभी तक जो लाइक नहीं की लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जो क्लास स्टार्ट है जी मास्ट सभी सवाल है, बिल्कुल बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे जो जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल, और जल्द ही आपके बीच में ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगा। बिल्कुल, तो आप लोग शेयर करते रहेंगे। जी बाबा का पिटारा मोस्ट सभी सवाल जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा उसके लिए बनाया गया है, सभी सवाल मोस्ट 40 क्वेश्चन। जी तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल, सवाल मैंने पूछा अभी, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बिल्कुल याद रखें, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जी बिल्कुल, सूर्य का पलायन वेग तो 42 किलोमीटर। जी बिल्कुल, सूर्य का पलायन वेग पूछा तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। जी बिल्कुल, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, तो पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। ये जी बिल्कुल याद रखें, जो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। जी बिल्कुल याद रखें,
इसी तरह सवाल आपका एग्जाम में पूछते रहता है। चलते नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या बोलता है कि भू अस्थायी उपग्रह किसकी परिक्रमा करता है? ये आपका सवाल है जी। भू अस्थायी उपग्रह पढ़ेंगे इसको, उपग्रह किसकी परिक्रमा करता है, ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर होगा पृथ्वी का। जी बिल्कुल याद रखें, पृथ्वी का परिक्रमा करता है भू अस्थायी उपग्रह। जी बिल्कुल, यानी कहने का मतलब जो आपका ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमा काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के 24 घंटे के बराबर होता है। जी बिल्कुल, तो वो कहलाता है भू अस्थायी उपग्रह, जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। और इसका समय काल होता है जो पृथ्वी जो आपका पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, यानी 24 घंटे। बिल्कुल याद रखें, भू अस्थायी उपग्रह का समय काल पूछा है 24 घंटे। जी बिल्कुल, इस तरह से याद रखें। और एक मोस्ट याद रखें, भूत तुल्यकालिक यानी जियो भूत तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। तो इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या बोलता है आपका, चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ था? ये आपका सवाल जी मोस्ट है, VVI सवाल है, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी, चौथी जो बौद्ध संगति होती किस राजा के काल में हुआ था? तो आपका आंसर होगा कनिष्क। जी बिल्कुल याद रखें, कनिष्क के शासन काल में। जी बिल्कुल, जो कुषाण वंश से संबंधित है, जो आपका कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और आपका इसके अध्यक्षता कौन किया? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। बिल्कुल याद रखें। इस तरह से अगर आपसे पूछते कि चौथी बौद्ध संगति जो हुआ आपका, उसका अध्यक्षता कौन किया? वसुमित्र। उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। बिल्कुल इस तरह से याद रखें। और आपको मालूम हुआ कि बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय जो बट गया था आपका, जो विभाजन हो गया था हीनयान और महायान, वो चतुर्थ बौद्ध संगति में ही। बिल्कुल याद रखें इस तरह से। और प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। जी बिल्कुल, प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, और आपका तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, और चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन में। तो इस तरह याद रखें। जी बिल्कुल, पहला 483। जी बिल्कुल, दूसरे पूछा 383 ईसापुर में, और चतुर्थ पूछा 251 ईसापुर, और फिर से मैं रिविजन करता हूँ। पहला बौद्ध संगति 483 ईसापुर, द्वितीय 383 ईसापुर, तृतीय 251 ईसापुर, और चतुर्थ ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल क्या बोलता है आपका कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी, कतई जर वाले सवाल है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो याद रखें 3.6 × 10⁶ जूल होता है। जी बिल्कुल याद रखें, 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। चलते नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या है आपका, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, इन तीनों को क्या कह सकते हैं? ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, अल्टीमीटर, बैरोमीटर और आपका थर्मोमीटर, इन तीनों को क्या कह सकते हैं? तो आपका आंसर है मापन यंत्र। जी बिल्कुल, ये क्या है? आपका मापन यंत्र है। जी बिल्कुल याद रखें, जो अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर से, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बिल्कुल याद रखें, बैरोमीटर जो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और तापमापी थर्मोमीटर से मापा जाता है। तापमापी जो थर्मोमीटर से मापा जाता है। तो बिल्कुल इस तरह याद रखें, जो तीनों आपका मापन यंत्र कहलाता है। चलते नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल क्या है, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? ये आपका सवाल है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो याद रखें, आपका जो फार्मूला होता है O3। जी बिल्कुल, तो यानी 3 आंसर होगा आपको। जी बिल्कुल याद रखें, ऑक्सीजन ओजोन का सूत्र होता है O3। तो वही सवाल आपका, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन? तो 3 होते हैं। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी जल्दी से बता देंगे, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो तानसेन। जी बिल्कुल याद रखें, तानसेन जो थे आपका। और आपका अकबर का दरबार का सेनापति कौन था? तो मानसिंह था। बिल्कुल याद रखें। और अकबर के जो नौ रत्न थे, बिल्कुल याद रखें, अकबर के समय में। और पूछा सवाल, तानसेन सम्मान ने एक सवाल पूछता है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है?
तो मध्य प्रदेश, बिल्कुल याद रखें। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। और पूछा गया सवाल आपका कि तानसेन जो था आपका निपुण जो आपका था ध्रुपद गायन में, ध्रुपद गायन से संबंधित था आपका तानसेन। जी बिल्कुल इस तरह से याद रखें। तो चलते नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका सवाल है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर होगा कोलकाता। जी बिल्कुल याद रखें, कोलकाता। सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता। जो कोलकाता के वास्तुकार जॉब चार्नॉक थे। और ब्लैक सिटी के नाम से किसको बोलते हैं? कोलकाता। कोलकाता जो हुगली नदी किनारे स्थित है। जी बिल्कुल इस तरह से याद रखेंगे। और चलते नेक्स्ट आपका 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या बोलता है कि भारत में आर्कटिक स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? भारत में आर्कटिक स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? ये आपका सवाल है, VVI सवाल है, मस्ट सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। जी बिल्कुल याद रखें, अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं आपका। भारत में आर्कटिक स्टेट किससे जो आपका राज्य को कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। जो आपका पूछता है कि भारत में फूलों की खेती का कितना % भाग जो आपका कितना % आर्कटिक से प्राप्त होता है? तो 9%। भारत में फूलों की खेती का 9% जो आपका आर्कटिक से प्राप्त होता है। एक आर्कटिक एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और भारत में इसकी जो खेती जो होती है, आर्कटिक की जो खेती होती है, वो उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र में की जाती है। जो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में जो देखने को मिलेगा। बिल्कुल याद रखें। तो पूछिए सवाल आपसे कि भारत में आर्कटिक स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल चलते नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल, एक बार बराबर होता है कितना पास्कल? ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर है 10⁵ न्यूटन। फिर से लिख लेते हैं आप लोग। एक बार बराबर जो होता है आपका 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बिल्कुल एक बार बराबर पास्कल। जी बिल्कुल 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जी बिल्कुल याद रखें। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रा क्या है? तो बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो बार होता है। बिल्कुल एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलते नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल क्या बोलता है आपका कि 1974 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व कौन किया था? जी बिल्कुल ये सवाल है। 1974 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये आपका सवाल है। तो कौन कर रहे थे? जी बिल्कुल, तो ये आपका आंसर होगा। जी याद रखें, जॉर्ज फर्नांडिस। बिल्कुल याद रखें, जॉर्ज फर्नांडिस। याद रखें जॉर्ज फर्नांडिस। जो 1974 में जो रेल हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस। उस समय इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष थे। जी बिल्कुल उस समय इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस। जी बिल्कुल यह अब तक की सबसे बड़ी जो ज्ञात हड़ताल है, जो 20 दिनों तक चला था उस समय। बिल्कुल याद रखें। और इस हड़ताल में 17 लाख कर्मचारियों ने भाग लिया था। जी बिल्कुल 1974 में 17 लाख कर्मचारियों ने भाग लिया था, जो कि सबसे बड़ी जो हड़ताल किया गया था, 20 दिनों तक चला था। बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो आपका आंसर होगा 1974 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस। चलते नेक्स्ट आपका जी 21वें नंबर सवाल पर। 21वां सवाल क्या आपका कि अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? ये आपका सवाल है। अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? तो आपका आंसर होगा व्हाइट सैंड्स। व्हाइट सैंड्स में किया था, जो अमेरिका में है। बिल्कुल जुलाई 1945 में। जी याद रखें, जुलाई 1945 में आपका किया था अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट। जुलाई 1945 में व्हाइट सैंड्स में किया था। जी बिल्कुल इस तरह से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल, फैराजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? जी फैराजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था?
तो याद रखें आपका आंसर बंगाल में हुआ था। जी बिल्कुल याद रखें आपका बंगाल में हुआ था फैराजी आंदोलन जो 1819 में हुआ था। बिल्कुल याद रखें 1819 में हुआ था आपका, और जो आपका हाजी सरियतुल्लाह और दादू मियाँ के द्वारा किया गया था। इनके संस्थापक थे। जी बिल्कुल हाजी सरियतुल्लाह और दादू मियाँ इनके संस्थापक थे फैराजी आंदोलन के। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और अभी तक जो लाइक नहीं की लाइक कर दें, फटाफट शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है, और सभी मोस्ट 40 क्वेश्चन जो बनाया गया, जो नेक्स्ट एनटीपीसी रेलवे जो एग्जाम चल रहा है, और आपका ग्रुप डी एसएससी एमटीएस बिहार पुलिस बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाया गया। जी द्रव एक ही है लेकिन आकार अलग अलग होता है। जी कहा गया है जीके जीएस एक ही होता है। जी बिल्कुल, तो सभी मोस्ट क्वेश्चन बनाया गया है, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके लिए बनाया गया है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे आप लोग, और लास्ट में इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग, और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लास पर नहीं जोड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। बिल्कुल सब्सक्राइब बढ़ाते जाएँ आप लोग इसी तरह। जी बिल्कुल आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं जी अच्छे से अच्छे स्टडीज रसगुल्ले लेकर आऊँगा, करंट अफेयर लेकर आऊँगा बिल्कुल आप लोग के बीच में। तो 23वें सवाल कि हैदराबाद, जी बिल्कुल हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन था, ये आपका सवाल है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन था, तो निजाम उल मुल्क। जी बिल्कुल याद रखें आपका निजाम उल मुल्क, बिल्कुल याद रखें हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क। चलते नेक्स्ट आपका 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल क्या है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है, ये आपका सवाल है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। ये सवाल कई बार पूछा अभी, अब पूछते भी रहता है, बिल्कुल कतई जहर वाले सवाल है। तो इसी तरह शुरू से अंत तक बने रहेंगे। जी बिल्कुल कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल से जो आपको समर्पित है वो स्वामी विवेकानंद को। जी बिल्कुल याद रखें स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। जी बिल्कुल इस तरह से याद रखें। जी अब क्या सवाल पूछे आपसे, सवाल आपका सवाल पूछेगा, बिल्कुल याद रखें स्वामी विवेकानंद का भाषणों का संकलन एक लेक्चर्स कौन सी पुस्तक में, तो फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में जो स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन है। जी बिल्कुल जो शिकागो सम्मेलन किया गया था 1893 में, जी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। चलते नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है। जी बिल्कुल सत्यार्थ प्रकाश, शुद्ध कर लेंगे इसको हम लोग, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो याद रखें आपका जो लिखा गया है वो हिंदी भाषा में। जी बिल्कुल याद रखें हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी, जो आपका बिल्कुल याद रखें दयानंद सरस्वती के द्वारा। जी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर। 26वां सवाल जी हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सी है। जी बिल्कुल याद रखें हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सी है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी तो आंसर आपको वरुण होगा। जी बिल्कुल जिसको नेपच्यून बोलते हैं, जिसके चारों ओर मीथेन का बादल छाया हुआ है, जिसके कारण हरा ग्रह बोलते हैं वरुण को, यानी नेपच्यून को। जी बिल्कुल इस तरह से याद रखें। पीला ग्रह पूछा तो बृहस्पति को, लाल ग्रह पूछा तो मंगल को, जी और नीला ग्रह पूछा तो पृथ्वी को कहा जाता है। इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। 27वां सवाल क्या है, किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, ये आपका सवाल है। किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर होगा द्विखंडन। जी बिल्कुल याद रखें आपका कराएगा आंसर द्विखंडन। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह से द्विखंडन कहलाता है। किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, दो आपका कहलाता है। जी बिल्कुल द्विखंडन कहलाता है। जो एग्जाम्पल आपको मिलेगा अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, ये सब द्विखंडन का। जी बिल्कुल।
और आपका जो मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा सा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है। जी, जो हाइड्रा ईस्ट में मुकुलन होता है। जी, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। बिल्कुल इस तरह से याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 28वें नंबर सवाल पर। 28वां सवाल कि महाराष्ट्र में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। जी, महाराष्ट्र में कुल यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं तो कितने हैं, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को आंसर। तो आपका आंसर होगा 5। बिल्कुल याद रखें 5। जी बिल्कुल 5 विश्व विरासत स्थल है महाराष्ट्र राज्य में। जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 29वें नंबर सवाल पर। 29वां सवाल कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। जी, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। जी बिल्कुल याद रखें महाराष्ट्र में आपका अवस्थित है पैठन जल विद्युत परियोजना जो गोदावरी नदी पर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 30वें नंबर सवाल पर। 30वां सवाल क्या बताता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बांध है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता दें सभी के सवाल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बांध है। तो आपका महाराष्ट्र में। याद रखें सर्वाधिक बांध है किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल। और दूसरा स्थान पूछेगा तो मध्य प्रदेश में। इस तरह याद रखें सर्वाधिक जो बांध है आपका महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल। तो आप फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच बिल्कुल अधिक से अधिक जो गडअप कॉम्पिटेटिव क्लास में भाग ले। जी बिल्कुल। जो सुबह 7 बजे दिया था आपको करंट अफेयर विथ स्टैटिस्टिक्स रेस्क्यू जो दिया जाता है, जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है 40 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसी तरह शुरू से अंत तक बने रहेंगे और लास्ट में इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का सवाल कैसा लगा, जरूर बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर लास्ट में। तो चलते हैं नेक्स्ट 31वें नंबर सवाल पर। 31वां सवाल क्या बोलता है कि इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है। जी, ये आपका सवाल है कि इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है। ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल याद रखें IRNSSIE। जी बिल्कुल IRNSSIE बिल्कुल याद रखें। आपका सवाल फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है। तो आंसर होगा आपका IRNSS1E। बिल्कुल इस तरह से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 32वें नंबर सवाल पर। 32वां सवाल जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं, ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल याद रखें पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती है उन्हें क्या बोलते हैं। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो पर्णपाती वन बोलते हैं। जी बिल्कुल याद रखें पर्णपाती वन कहा जाता है आपको। बिल्कुल। जो पर्ण मतलब पत्ते या पत्तियां, पाती मतलब झरना। जी बिल्कुल। जो ऋतु के अनुसार पेड़ पौधों से पत्ते जो झड़ जाते हैं उसको बोलते हैं पर्णपाती वन। बिल्कुल इस तरह से याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 33वें नंबर सवाल पर। 33वां सवाल क्या बोलता है कि गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आपका सवाल है। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आपका सवाल है। तो विटामिन, जी बिल्कुल याद रखें विटामिन आपका ए पाया जाता है। जी बिल्कुल गोल्डन चावल में। जी सुनहरा चावल जिसको बोलते हैं सुनहरा चावल में कौन सी विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। जी बिल्कुल रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। जी सवाल हमेशा पूछते रहता है, बिहार दरोगा मेंस में ये सवाल पूछा था 2016-17 में। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 34वें नंबर सवाल पर। 34वां सवाल क्या बोलता है आपका कि आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, ये आपका सवाल है। आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो आपका आंसर होगा जी ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो कृष्णा गोदावरी। जी बिल्कुल याद रखें
कृष्णा और गोदावरी। जी बिल्कुल याद रखें, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय जो है आपका सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन में जुड़ा हुआ है वो कृष्णा और गोदावरी। चलते नेक्स्ट आपका 35वें नंबर सवाल पर। 35वां सवाल कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, ये आपका सवाल है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी बिल्कुल, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। जी बिल्कुल, इस तरह सवाल आपके एग्जाम में पूछते रहता है। तो ये सवाल है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कपास उद्योग के कारण। जी बिल्कुल याद रखें, कपास उद्योग के कारण। जी बिल्कुल याद रखें, कपास उद्योग के कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं। चलते नेक्स्ट आपका 36वें नंबर सवाल पर। 36वां सवाल, श्री सैलम बांध किस नदी पर अवस्थित है? श्री सैलम बांध किस नदी पर अवस्थित है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आपका आंसर होगा कृष्णा नदी पर। जी बिल्कुल याद रखें, कृष्णा नदी पर आपका बनाया गया श्री सैलम बांध। चलते नेक्स्ट आपका 37वें नंबर सवाल पर। 37वां सवाल, किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है? जी ये आपका सवाल है, किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता आपका लागू है? तो अनुच्छेद आपका आंसर होगा 44। जी बिल्कुल याद रखें, अनुच्छेद 44 में आपका वर्णन किया गया नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। और पूछिए सवाल, कौन सी राज्य एक जो आपका नागरिकों के लिए एक समान सिविल लागू किया है? तो गोवा एकमात्र राज्य जिसमें गोवा में लागू है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। चलते हैं नेक्स्ट आपका 38वें नंबर सवाल पर। और लास्ट सवाल है आपका, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी फटाफट, संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया? ये आपका सवाल है, संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था? तो आपका आंसर होगा जी बिल्कुल मई 1949 में। मई 1949 में जो संविधान सभा द्वारा आपका राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। जी बिल्कुल याद रखें। तो आज का मोस्ट 38 क्वेश्चन जो मिला, जी 2 क्वेश्चन शेष रह गए 40 में। तो आपको कैसा लगा जरूर बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट, और लाइक कर देंगे जो अभी तक लाइक नहीं किए, और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि सभी मास्ट सवाल बनाए गए आपको। जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके लिए VVI सवाल 40 मास्ट मिला आपको। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे सभी को मिलकर। तो फिर कल मिलेंगे सुबह 7 बजे। जी बिल्कुल, इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक डेली आप लोग। तो आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।